Good morning, student. Today we are studying the chapter current electricity, the chapter number 3. Now we will take the factor affecting the resistance. Resistance हम जानते हैं. It is the something which opposes the flow of current in the circuit. So every material is having the property, particularly conductors are having the properties, or the alloys are having also the property to resist the flow of the current. So that's why that property by which it resists the flow of current, that depends on the various factors. तो वो कौन से फैक्टर हैं जिस पर ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है. तो सबसे पहले है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ एल ऑफ कंडक्टर. तो रेजिस्टेंस आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर. जितना तार जितना लंबाई में ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा. तार जितना छोटा होगा उतना रेजिस्टेंस कम आएगा. तो ये तो अंडरस्टूड है कि द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेज, द current has to travel the more and more resistance, so that's why it will experience the more resistance in that case. Now दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. तो आप जैसे कि तार है उसकी अगर गोलाई ज़्यादा है तो कम रेजिस्टेंस, यानी मोटा तार कम रेजिस्टेंस होता है और पतला तार रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है. तो ये अंडरस्टूड है कि अगर आप कहीं से कोई पैसेज है और स्मॉल पैसेज है तो वहाँ से निकलना मुश्किल है, और वही पैसेज अगर बहुत उसको बड़ा कर दिया जाए तो वहाँ से आराम से निकल सकते हैं. तो यही उसका बेसिक कंसेप्ट है. तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल मतलब किस मटेरियल का बना हुआ है, वो प्योर मटेरियल है या मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस. तो मेटल्स में से मेटल्स में भी अलग अलग, कॉपर का अलग होगा, उसी उतनी ही डायमेंशन का अगर कोई दूसरा मेटल है, जैसा एल्यूमिनियम है या सिल्वर कोई भी है, तो उसका अलग होगा. भले ही तार की लंबाई और मोटाई बराबर हो लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है. नाउ तो कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट्स वी हैव आर प्रोपोर्शनल एल बाई आर इक्वल रो एल बाई. तो ये जो रो है यहाँ पर रेजिस्टिविटी कहलाता है. इसको या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी बोलते हैं. तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये क्या होती है, अगर हमारा तार सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है तो हम ए को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आई इक्वल टू एल बाई पाई आर स्क्वायर. तो अब इस रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे. तो माना हमारे पास एक क्यूब है जिसकी लंबाई भी 1 है, हाइट भी 1 है और ये विड्थ भी 1 है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1 है. तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1, ये एरिया 1 इंटू 1 होगा, तो ये यू विल हैव आर इक्वल टू रो है, रो इक्वल टू आर. तो ऐसा क्यूब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1 हो उसको हम यूनिट क्यूब बोलते हैं. तो जो यूनिट क्यूब का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज़, अगर कोई तार ऐसा बनाया जाए क्यूब के शेप में जिसकी लेंथ भी 1 हो, हाइट भी 1 हो और विड्थ भी 1 हो, तो मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों 1 1 1 हो, तो ऐसा क्यूब जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो यहाँ किसी भी तरफ से करंट अगर फ्लो करेगी, कहीं से भी किसी भी फेस से, इस क्यूब में किसी भी फेस से करंट अंदर को जाए, माना अगर इस इधर से जाती है, चाहे ऊपर से नीचे को जाती है, चाहे सामने से अंदर को जाती है, तो हर बार रेजिस्टेंस सेम आएगा. तो इसका मतलब वो जो रेजिस्टेंस होगा यूनिट क्यूब का उसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इसकी यूनिट होती है ओम मीटर या ओम, ऐसे लिखते हैं ओम मीटर. नाउ नेक्स्ट द टॉपिक इज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी एक वेक्टर. तो क्या होता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर, पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर. तो जे इक्वल टू आई वाई है, तो इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है. मान लिया जाए ये कोई वायर का क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया है ए, तो इसके परपेंडिकुलर हम एरिया वेक्टर कहेंगे. करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इसका मतलब एरिया जो है वो एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो करंट के अलोंग नहीं है, करंट उससे थीटा एंगल बना रही है. तो इसका एरिया वेक्टर का कंपोनेंट लेना पड़ेगा. तो इसको हम ए का कंपोनेंट इस साइड में ए कॉस थीटा होगा. तो यहाँ पर अगर करंट डेंसिटी लिखेंगे आई बाई ए एन, इस डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगी आई बाई ए एन. तो आई बाई ए एन इज ए कॉस थीटा, तो आई ए कॉस थीटा.
तो I बराबर जे ए कॉस थीटा, तो ये जे ए कॉस थीटा इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ जे एंड ए, तो जे भी वेक्टर है ए भी वेक्टर, ए मतलब एरिया वेक्टर, जे मतलब करंट डेंसिटी वेक्टर। तो यहाँ पर देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है वो स्केलर होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो इसका इससे क्लियर हो जाता है कि करंट स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दैट इज स्केलर। नाउ यहाँ पर कुछ और बातें हैं, जैसे कंडक्टेंस, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जी बराबर 1/r। इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स या म्हो MHO या ओम इनवर्स, ऐसे लिखते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द कंडक्टिविटी, द रेसिप्रोकल और रेसिविटी का रेसिप्रोकल यानी कि सिग्मा से 1/ρ। इसकी यूनिट जैसे रो की यूनिट होती है ओम मीटर, तो इसकी उल्टा हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ को कैसे लिखा जाएगा? ओम्स लॉ हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर, द एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ V बराबर R को रो L बाई ए इंटू आई, यहाँ पर V बराबर E इंटू एल इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब कोई L लेंथ का कंडक्टर है, उसके उसके अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दैट इज E। तो V बराबर E इंटू, क्योंकि E बराबर V बाई एल होता है, यहाँ पर वैल्यू रख दी, V की जगह E L रख दिया, और ये पहले से रो एल बाई आई पहले से, ये एल एल कैंसिल होगा, इक्वल टू रो आई बाई ए, ये बच गया। यहाँ पे आई बाई ए जे होता है, आपको पता है। ई भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होता है, जे भी वेक्टर होता है। अब यहाँ से क्या किया, जे बराबर ई बाई रो कर दिया, तो 1/ρ सिग्मा होता है, आपको पता है। तो जे बराबर सिग्मा है, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ के ही फॉर्म का है, जैसे वी बराबर आई आर है, यहाँ जे बराबर सिग्मा है। इट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। थैंक यू फॉर टुडे। Now we will take the next topic in the next period. Thank you.